नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है उड़ान IAS एकेडमी के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनके जो प्रश्न हैं और उन प्रश्नों में से आज हम लोग पर्यावरण या इन्वायरमेंट के प्रश्नों को देखेंगे और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और उसके उत्तरों को डिस्कस करेंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न है, भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का कारण है। 2019 प्री CGPSC का प्रश्न रहा है ये। देखिएगा क्या है इसका आंसर होगा, डाइक्लोफेनॉक दवा का अत्यधिक प्रयोग। तो डाइक्लोफेनॉक क्या होता है, एक प्रकार का पेन किलर है जिसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जा चुका है, लेकिन क्या होता है ये अभी भी यूज किया जा रहा है। पेन किलर ये क्या दिया जाता है, दुधारू जानवरों को दिया जाता है। उनके शरीर में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है, मात्रा बढ़ते जाती है और फिर उनका जो फ्लैश या जो मांस रहता है उसको क्या है, जो बाकी जो इस प्रकार के गिद्ध चील जो स्कैवेंजर्स और वल्चर्स जो अपघटक है वो ग्रहण करते हैं और उनके शरीर में इसकी सांद्रता अधिक हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डाइक्लोफेनॉक दवा का अत्यधिक प्रयोग। दूसरे प्रश्न की ओर चलते, रेड डेटा बुक 2019 CGPSC प्री का प्रश्न है। रेड डेटा बुक क्या करता है? देखिएगा, रेड डेटा बुक क्या है, IUCN द्वारा प्रकाशित किया जाता है हर वर्ष और वो अलग अलग कैटेगरीज में क्या करती है, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की संख्या को लिस्ट करती है। जैसे कुछ विलुप्त हो गई हैं, जो संकटापन्न है इत्यादि। तो इसमें से अगर देखेंगे हम लोग ऑप्शन, तो लुप्त प्राय प्रजातियां या तो वो हमेशा के लिए विलुप्त हो चुकी हैं या खतरे में है या भविष्य में खतरा आ सकता है। तो ये सब लिस्ट होता है रेड डेटा बुक में। अगले प्रश्न को देखते हैं, जैव विविधता शब्द फैक्चुअल क्वेश्चन है, किसने दिया था टर्म बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता का? 2019 प्री का प्रश्न है ये। तो इसका आंसर क्या है, रोजेन, वॉल्टर डी रोजेन ने क्या दिया था, बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? फैक्चुअल क्वेश्चन है, देखिएगा ये 2002 में पारित किया गया था। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, फूड वेब का फॉर्मेशन करेगा? 2016 प्री का क्वेश्चन है। इसका आंसर है घास, बकरा और आदमी। देखिएगा क्या होता है, इकोसिस्टम में या पारिस्थितिकी तंत्र में घास या जो पौधा रहेगा वो प्रोड्यूसर हो जाएगा। उसको क्या होगा, इसमें प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो गया, बकरा, ये शाकाहारी प्राणी है ये खाता है, और इसको फिर क्या, आदमी जो सर्वाहारी है ये खा लेगा। तो इस प्रकार से क्या है, एक इकोसिस्टम की चैन बन गई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 10% का नियम किसने दिया था? CGPSC प्री 2016 का प्रश्न है। 10% का जो नियम है वो लिंडमैन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था और उन्होंने बताया था कि जो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जब ऊर्जा एक चरण से दूसरे चरण या ट्रॉपिक लेवल पे प्रवेश करती है तो 100% ऊर्जा नहीं जाती, 90% ऊर्जा का ह्रास होता है और केवल अगले चरण के लिए 10% ऊर्जा ही शेष रह जाती है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो हम लोग क्या है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, या आंसर ए हो जाएगा। ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर, इसी को ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कौन सा ग्रीन हाउस गैस या हरितगृह गैस नहीं है? 2016 प्री का क्वेश्चन है ये। तो देखिएगा, मीथेन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, और क्या है ये N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ये सभी के सभी क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैस है, जो कि पृथ्वी का तापमान को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई। अगला प्रश्न देखते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? 2015 का प्रश्न है ये। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, जो उसके ऑब्जेक्टिव थे उसमें ओजोन परत के क्षरण को रोकने के बारे में चर्चा की गई थी, जो कि क्या होता है, समताप मंडल के पास या उससे जुड़ा हुआ एक लेयर है ओजोन मंडल, वहां पे पाया जाता है ओजोन, और वो हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी सुरक्षा करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो फ्यूचर वी वांट, इसका क्या था, घोषणा पत्र का इसका शीर्षक था। तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, 2015 CGPSC प्री में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो ये पेरिस में आयोजित किया गया था। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में पेरिस में क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। हरित राजमार्ग का लक्ष्य क्या है? 2015 प्री का क्वेश्चन है ये। तो ये हरित राजमार्ग मत का लक्ष्य क्या है, वृक्षारोपण, अर्थात जो नेशनल हाईवेज हैं और सड़क मार्ग है उनके दोनों ओर क्या है, वृक्षों को उगाना इनका लक्ष्य था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? ये प्रश्न रिपीट हुआ है ना? ये 2015 प्री का प्रश्न है। तो अभी हमने देखा था इसको, घास, बकरी और क्या हो जाएगा, मनुष्य इसका निर्माण करेंगे। आंसर बी। अगला प्रश्न देखते हैं,
इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है? 2015 प्री का प्रश्न है। तो रेडॉन गैस होती है, उसके कारण क्या होता है? इंडोर जो पॉल्यूशन होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी सल्फर डाइऑक्साइड तो ताप विद्युत गृह, कार्बन डाइऑक्साइड उद्योगों और वाहनों से, नाइट्रोजन का ऑक्साइड भी के उद्योगों और वाहनों से निकलता है। तो उस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। अगला प्रश्न देखते हैं, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। चेरनोबिल यूक्रेन का शहर है, जहां पे क्या हुआ था? न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या हुआ था? लीकेज के कारण हादसा हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय दुर्घटना। अगला प्रश्न देखते हैं, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। तो जब पेट्रोल का कंबशन होता है, दहन होता है, तो कौन सा उसमें से क्या रहता है, जो एलिमेंट रहता है वो हमको इफेक्ट करता है? तो ये क्या हो जाएगा? इसमें तत्व पूछा गया है, कौन सा धातु या एलिमेंट करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेड। तो क्या होता है, वाहनों में पेट्रोल के जलने से क्या होता है? लेड निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन वे ईंधन है जो किसी जुरासिक जो ईरा था उस समय क्या हो गया था, बड़े बड़े जानवर जो थे और पेड़ पौधे जमीन में दब गए थे, ताप और दाब और क्या है, लंबी रासायनिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उनके द्वारा जो ईंधन बना है वो जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहलाता है, और उसमें लकड़ी सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी क्या है? फॉसिल फ्यूल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ओजोन क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों से क्या होता है, हमारी सुरक्षा करता है। और क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, ये क्या होता है, इसमें उपस्थित क्लोरोन ओजोन का जो 3 ऑक्सीजन से मिलकर बना रहता है, उसमें से एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करके क्या करता है, उसको तोड़ता है और ओजोन में छिद्र का कारण बनता है। तो आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है? तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? सूर्य से आने वाली इंफ्रारेड या अवरक्त किरणों का भी अवशोषण करने की क्षमता रखता है और सर्वाधिक जिम्मेदार गैस है। अगला प्रश्न देखते हैं, आजकल वातावरण में CO2 की सघनता की मात्रा कितनी ppm हो गई है? ठीक है, तो ये यूनिट है प्रदूषकों को मापने का। तो ये क्या है? 400। और देखिएगा ये लगातार ये डेटा चेंज होते रहता है। तो ये 2012 का प्रश्न था, वर्तमान में ये क्या है? सघनता और ज्यादा हो चुकी। तो इससे हमको अपडेट भी रहना है, तो ये ध्यान रखना है इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया? बड़ा अच्छा प्रश्न है, एकदम बेसिक सा प्रश्न। तो क्लाइमेट जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। याद रखिएगा, जैसे क्या हो गया, इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, ये सभी जो शब्द हैं किस शब्द जो उनका रूट या जो शब्द है उनसे उद्गम हुआ है? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच या इंग्लिश? इसको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न पूछा जाता है। तो क्लाइमेट क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण का अति जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें इनमें से कौन सी है? देखिएगा, जो होता है अल्ट्रावायलेट किरण, उनकी भी अलग अलग रेंज रहती, तो उसमें से जो क्या है, जो UVC अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी की आती हैं, तो UVA B C D ऐसा दिया हुआ है, तो UVC होता है बहुत ज्यादा क्या है, हमारे लिए हार्मफुल। तो ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न था इसमें से, पर्यावरण में से। चलिए अगला देखते हैं, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत कहां पे मिलती है? समताप मंडल में, क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा और प्रकाश मंडल, अन्य जो इसके क्या है ऑप्शन दिए गए थे। तो इसमें क्या है? समताप मंडल। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं और यहीं पे ओजोन की क्या है, थिकनेस सर्वाधिक देखी जाती है। तो ओजोन क्या है, कहां पे पाया जाएगा? समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित कर देती है वह कहलाती है। देखिएगा, जो वायुमंडलीय परतें हैं उसमें से एक है आयनोस्फीयर या आयन मंडल, जो कि क्या करेगी? रेडियो वेव को वापस परावर्तित कर देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयन मंडल हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन सा एक भूमंडलीय जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो हॉट स्पॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। देखिएगा, हॉट स्पॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, ये प्रश्न डिलीट हुआ था। इसका कारण क्या है? देखिए, हिमालय, केंद्रीय हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट। देखिएगा, हिमालय का बहुत सारा हिस्सा तो क्या हो चुका है, बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट्स में आ चुका है। इसमें से भी
पूर्वी हिमालय में और पश्चिमी घाट में, मतलब इस क्वेश्चन के दो आंसर हो गए, इसी कारण इसको क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्लीय वर्षा की खोज किसके द्वारा की गई थी? 2016 का प्रश्न है ये। तो रॉबर्ट स्मिथ ने क्या किया था? अम्लीय वर्षा की खोज की थी। एसिड रेन की सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, वो आर्द्रता और पानी के साथ क्रिया करके क्या है, अम्ल का निर्माण करते हैं, H2SO4 और HNO3। तो ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लू बेबी रोग किसके कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है या होता है? तो ब्लू बेबी रोग जो है जितने भी नाइट्रेट वाले यौगिक है उनके कारण होता है, और ये हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी या जहरीला प्रभाव पैदा कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट आयन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से द्वीप समूह की उत्पत्ति प्रवाल से जुड़ी है ना? 2016 का प्रश्न था ये। तो लक्षद्वीप में क्या है, कोरल रीफ या प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, और हाल ही में प्रदूषण बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, प्रवाल भित्तियों में विरंजन या ब्लीचिंग देखा जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि हम लोग वैश्विक स्तर पर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पास पाया जाने वाला ग्रेट बैरियर रीफ, वहां पे प्रवाल भित्तियां सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन विकिरण ऑक्सीजन अणु को ओजोन में परिवर्तित करता है? तो क्या होता है, इसको मैंने अभी बताया था, जो पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज रहती हैं, इनकी उपस्थिति में क्या हो जाता है, ओजोन का डिप्लीशन या क्षरण होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मानस टाइगर रिजर्व कहां पे स्थित है? तो असम राज्य में क्या है, मानस क्या है, टाइगर रिजर्व क्या है, स्थित है। निम्नलिखित में से कौन बहिस्थानिक तरह का क्या है, संरक्षण है? बहिस्थानिक मतलब हो गया एक्स सिटू, मतलब जीव जंतुओं पेड़ पौधों को उनके प्राकृतिक निवास से बाहर जब संरक्षित किया जाता है उसको एक्स सिटू कंजर्वेशन किया जाता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, देखिएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर या जैव मंडल भंडार, इनमें जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक निवास में रखा जाता है। ये जड़ी बूटी का जो बगीचा है, मतलब क्या हो गया, कोई गार्डन, बोटेनिकल गार्डन बनाया गया है, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा आंसर, ये एक्स सिटू कंजर्वेशन का उदाहरण होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कटिबंधों की जैव विविधता अत्यधिक संपन्न क्यों है? अच्छा प्रश्न है ये, देखिएगा, उष्ण कटिबंध है या हमारा जो क्या है कहना चाहिए, इसमें बात हुई है, ये माइनिंग इंस्पेक्टर 2018 का प्रश्न था। कटिबंध मतलब क्या हो गया, उष्ण कटिबंध इत्यादि, या मैं दूसरी बात इसको समझते हैं कैसे होगा। ये क्या होगा, जो भूमध्य रेखा है और उसके चारों ओर, जो ये भूमध्य रेखा है उसके दोनों ओर कर्क रेखा और मकर रेखा, तो भूमध्य रेखा में क्या है, क्लाइमेट ऐसा रहता है कि साल भर यहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ता है और पर्याप्त वर्षा होती है। तो यहाँ पे ये जो पूरा जोन है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक रहती है। तो यहाँ पे क्या रहता है, एक स्थिर जलवायु है, पर्याप्त प्रकाश और वर्षा है, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ज्यादा रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लोराइड जो कि फ्लोरोसिस का कारण है पाया जाता है, तो ये क्या है, भूमिगत जल स्रोत, जिसके कारण क्या हो जाते हैं, ये दांतों को प्रभावित करता है और दांत काले हो जाते हैं। सीएमओ 2019 का प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सबसे अधिक परिसंकट में अपशिष्ट है, ठीक है, तो इसको भी डिलीट कर दिया गया था। इसमें ऑप्शन प्लास्टिक, जैव रासायनिक, चिकित्सकीय इत्यादि है। तो ये क्या होता है, देखिएगा, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये ना बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जैव निम्नीकरण नहीं है, इनके क्षरण में काफी समय लगता है। इसी कारण ये तो एक से अधिक आंसर हो गया इस प्रश्न का, इसके कारण इसको क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रदूषक CFC का पूरा नाम क्या है ना? तो ये क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इस यौगिक का नाम CFC का। तो CFC क्या करता है, ओजोन परत के जो विघटन या क्षरण के लिए उत्तरदायी है, तो ये ध्यान रखना है हमको। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भोपाल गैस दुर्घटना में यूनियन कार्बाइड टैंक से रिसाव हुई गैस का नाम क्या था, है ना? तो MIC या मिथाइल आइसोसाइनेट गैस क्या हुआ था, यहां से रिसा था, और ये 2019 CMO का प्रश्न है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक परितंत्र में निम्नलिखित में से किन जीवों को द्वितीयक उपभोक्ता माना जा सकता है? ठीक है, 2017-18 राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा का प्रश्न है। तो द्वितीयक उपभोक्ता किसको बोलेंगे? द्वितीयक उपभोक्ता क्या होगा, मेढक, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो जाएगा, जैसे घास का मैदान है तो वहां ग्रास ऊपर या टिड्डा, उसको मेढक खाएगा, तो मेढक क्या हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला समुद्री जैव विविधता राष्ट्रीय केंद्र कहां पर स्थित है? अच्छा प्रश्न है। तो ये जामनगर गुजरात में क्या किया गया है, इसको स्थापित किया गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा 2017-18 का प्रश्न है। तो ये कहां पे स्थापित किया गया है? ये बिहार में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, नोकरेक संरक्षित जैव मंडल किस राज्य में स्थित है? राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा 2017-18 का ये प्रश्न है। तो नोकरेक कहां पे है? मेघालय में क्या है? स्थित है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा 17-18 का प्रश्न है। तो ये जबलपुर में क्या है? स्थापित किया गया है। तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसको क्या है? सीधे हमको याद करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के हाथियों की रक्षा के लिए एक जागरूकता अभियान गज यात्रा प्रारंभ की है? राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा 17-18 का ये प्रश्न है। तो ये जो है मेघालय राज्य के द्वारा क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसको याद करना था हमको। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विविधता के मुद्दों को समझने और जागरूकता को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 2017-18 का प्रश्न है, राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा। तो ये मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी जो डे है वर्ल्ड, ये मनाया जाता है 22 मई को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है जिसको हमको ध्यान में रखना है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, विषैले रसायन के विद्यमान होने पर परितंत्र में किस वर्ग के जीव में उसका केंद्रीकरण निम्नतम होगा? है ना। तो क्या होगा? यदि क्या होगा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कैसा होगा? किसी एक जीव में उसकी मात्रा इकट्ठी है, फिर उसको धीरे 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 करके क्या है, अलग अलग जीव खाते जा रहे। तो सबसे पहले जो उसका ग्रहण करेगा उसको, उसके शरीर में उसका बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन सबसे ज्यादा होगा, बाद में ये घटता जाता है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो होगा ये प्राथमिक उत्पादक, या क्या हो जाएगा, प्राइमरी जो क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बहुत बड़ी कृषि भूमि पर जैविक पद्धति अपनाकर कौन सा राज्य भारत का पूरी तरीके जैविक राज्य बन गया है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये, सिक्किम पहला जैविक राज्य है भारत का। यह प्रश्न सहायक संचालक हथकरघा परीक्षा 2017 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जीव वायु प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक हैं? है ना, जो लाइकेन। तो लाइकेन को का भी क्वेश्चन हम लोग साइंस में देख चुके हैं। तो लाइकेन को इन्वायरमेंटल इंडिकेटर बोला जाता है, क्योंकि जैसे ही वायु प्रदूषण बढ़ता है और अम्ल वर्षा होती है तो लाइकेन क्या हो जाता है, जो कि शैवाल के जैसे चट्टानों में एक परत या पौधों के ऊपर रहता है, ये नष्ट होना प्रारंभ कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। जीवों के मध्य एवं जीवों तथा पर्यावरण के साथ जटिल पारस्परिक क्रिया को क्या बोला जाता है? सहायक संचालक योजना परीक्षा 2019 में पूछा गया था। इसको पारिस्थितिकी बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इकोलॉजी बोलेंगे इंग्लिश में। उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी, जिसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोला जाता है, क्या इंगित करता है? सहायक संचालक योजना परीक्षा 2019 का प्रश्न है ये। तो पानी में क्या होगा, जो प्रदूषण का उच्च स्तर, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन मांग क्या हो जाती है, बढ़ती है, क्योंकि घुलित ऑक्सीजन की मात्रा जल में कम हो जाती है। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का क्या है, थीम घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, मृदा परिच्छेदिका का सर्वाधिक उपजाऊ भाग कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा होराइजन। तो आंसर होगा इसका ए, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, एकक समुदाय में प्रजातियों की संख्या क्या कहलाती है? सहायक संचालक परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न, ठीक है, 2019 में। तो एकक समुदाय में प्रजातियों की संख्या को हम लोग बोलते हैं अल्फा विविधता, है ना, या अल्फा बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है ये। इनमें से खाद्य श्रृंखला का कौन सा क्रम सही है पूछा गया है? तो ये बड़ा आसान सा प्रश्न था। देखिएगा, घास होगा, घास को ग्रास ऊपर या टिड्डा खाएगा, उसको कीट को कोई पक्षी खा सकता है, अंत में क्या हो जाएगा, उसको सांप खा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, बाकी ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, तो ये आंसर या ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वन्य जीव धारा किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये 1972 में क्या है, ये अधिनियम को बनाया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमको ध्यान में रखना है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किनका वायुमंडलीय संकेंद्रण बढ़ने के कारण अम्लीय वर्षा होती है?
तो क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड। मैंने अभी आपको बताया ये क्या करेंगे, जल या जल जो आर्द्रता रहेगी जल वाष्प के साथ क्रिया कर सकते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो 2019 सहायक संचालक परीक्षा में ये पूछा गया था, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्पतालों में रखे गए मानव शारीरिक अवशेष संग्रहण पात्र का रंग संकेत क्या है। तो क्या होता है, ये लाल कलर का रहता है। ये सहायक संचालक परीक्षा 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बहते जल पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाता है। 2019 का प्रश्न है ये। इसको लोटिक क्या है, इकोलॉजिकल सिस्टम बोलते हैं। लैंटिक और लोटिक होता है, तो लोटिक क्या है, बहते जल का पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव संख्या पिरामिड कैसे होते हैं। तो ये क्या होगा, सदैव क्या होता है, सीधा पिरामिड होता है ना। इसको थोड़ा आपको बना के अज्यूम करके देखना पड़ेगा, है। तो ये क्या होगा, सदैव सीधा होगा। इकोलॉजिकल पिरामिड से भी प्रश्न क्या है, लगातार पूछा जाता है। दो समीपस्थ वनस्पति के मध्य उपस्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या बोलते हैं। ये इकोटोन कहलाता है। मतलब जैसे क्या हो गया, समुद्र है और समुद्र के बाजू में क्या है, कोई जमीन है, तो जमीन का पारिस्थितिकी तंत्र और समुद्र का इकोसिस्टम दोनों के बीच में, मतलब एक समुच्चय वाला स्थान या कॉमन एरिया जहां पे कुछ भाग में मिट्टी और कुछ भाग में समुद्र का जल आता है, मतलब वो तटीय प्रदेश, उसको इकोटोन कहा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की परतों को ऊपर से नीचे की ओर क्या करना है, क्रम क्या होगा। ऊपर से नीचे पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो ऊपर से नीचे का क्रम में सबसे पहले तो बहिर्मंडल ही आ जाएगा, नाम ही बहिर्मंडल है, और क्षोभ मंडल से स्टार्ट होता है। तो अगर नीचे से ऊपर देखेंगे तो पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इसको ऊपर से नीचे पूछ दिया गया है, थोड़ा सावधान रहना है ऐसे प्रश्नों में। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1936 में स्थापित भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क कौन सा था। तो ये जिम कॉर्बेट क्या है, नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहली बार स्थापित किया गया था, इसी कारण पूछा गया है इसको। छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था। तो छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का गठन सन 2006 में किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी वो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में हुए वैश्विक अध्ययन के अनुसार कौन सा पक्षी विश्व में मात्र अपनी अत्यधिक संख्या के मामले में अग्रणी रहा है। यह पक्षी 10 गुना बढ़कर विश्व में सबसे अधिक संख्या वाले पक्षियों में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो गौरैया आ गया है, ये पक्षी की संख्या बढ़ी है। सहायक संचालक जनसंपर्क 2019 का ये प्रश्न है, तो इसको ध्यान रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो सहायक संचालक जनसंपर्क में पूछा गया 2019 में, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वनों को और अधिक क्षरण से बचाने के लिए एक योजना आरंभ की है। इस योजना का नाम बताएं जो जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के साथ जुड़ा हुआ है। इसको REDD रणनीति कहा गया था। तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय पर्यावरण गिरावट के अध्ययन के एक भाग के रूप में एक IIT ने गर्मियों के मौसम के दौरान हाल ही के वर्षों में गंगा नदी के सूखने पर एक अध्ययन किया है। उस IIT का नाम बताएं जिसने यह अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि इस सूखे का कारण भूजल स्तर में गिरावट है। तो IIT खड़गपुर द्वारा क्या किया गया है, इसका अध्ययन किया गया था। सहायक संचालक जनसंपर्क 2019 का क्या है, ये प्रश्न है। उस बॉलीवुड अभिनेत्री का नाम बताएं जिसने सितंबर 2018 में मुंबई के बोरीवली में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था और उसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण होगा। 2019 सहायक संचालक जनसंपर्क का यह प्रश्न है और ये आंसर क्या हो जाएगा, रवीना टंडन। ठीक है, तो ये क्या है, इस प्रकार आज हम लोगों ने क्या किया है, पर्यावरण के प्रश्नों को हल किया। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। डेली करंट अफेयर के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ऑनलाइन तैयारी के लिए आप उड़ान IAS एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं।